The old paradigm of food and agriculture has destroyed our soil, our biodiversity, our water, and even our climate. We need places where the interconnected relationships are learned. The A to Z course on agroecology and organic food systems is an invitation to make a paradigm shift. यूज करते हैं जो एनिमल या प्लांट वेस्ट से एक्वायर किए गए होते हैं, उनसे बने होते हैं. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली इनिशिएट किया गया था एज ए आंसर जब इन्वायरमेंटल सफरिंग्स बहुत हो रही थी, जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा था. तो उसके आंसर के लिए ये इनिशिएट किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक न्यू सिस्टम है फार्मिंग या एग्रीकल्चर का जो मेंटेन करता है, रिपेयर करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करता है. सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ग्रीन लीफ मैन्यूर्स यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सो लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस. इकोनॉमिकल सबसे बड़ी एडवांटेजेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि कोई एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होता है. देन गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. चीप और लोकल इनपुट्स यूज़ करके भी एक फार्मर बहुत ज़्यादा गुड रिटर्न ला सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट में. हाई डिमांड. सो देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब जो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती हैं थ्रू एक्सपोर्ट. न्यूट्रिशनल. तो जितना हम केमिकल और फर्टिलाइजर यूटिलाइज प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं, टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो जैसे हमने बोला ये इनिशिएटिव इसलिए हुई थी कि जो इन्वायरमेंटल सफरिंग्स है उनको कम किया जाए. तो ये बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर से फ्री होते हैं और वो इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को कोई हार्म नहीं करते हैं. देन बट स्टिल दे आर सब डिसएडवांटेजेस. इनकॉम्पिटेंट. तो जो मेजर इशू है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मार्केटिंग में कमी होना. शॉर्टर शेल्फ लाइफ. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो बिना किसी केमिकल, बिना किसी फर्टिलाइजर, पेस्ट इसके बने हैं, तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बाकी एज कम्पेयर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स से बहुत कम है. लेस प्रोडक्शन. तो प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से होते हैं, मतलब हम स्टार्टिंग ईयर्स की बात करें एज कम्पेयर टू केमिकल, उन बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन थी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था लास्ट स्केल प्रोडक्शन करना और वो इनकम जनरेट करना. और लिमिटेड प्रोडक्शन भी है इसकी क्योंकि ऑफ सीजन क्रॉप जो होती है वो लिमिटेड होते हैं और बहुत फ्यू ऑप्शंस है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में. सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें हमें सारे अननेचुरल केमिकल्स को अवॉइड करना है. इस प्रोसेस ऑफ फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो भी यूज़ करते हैं हम वो सारे नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं जैसे बोन मील या ब्लड मील, इस टाइप से. और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड करती है इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को मिला के ताकि हम जो इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, उनको अचीव कर सके. सो इस तरह से हम बात करें अगर मीनिंग एंड नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो ग्रीन इनपुट्स यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्युअल्स, काउ डंग. एंड द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी जो सॉइल की उसको कम कर देता है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल जो सॉइल एयर पोल्यूशन बढ़ाता है. इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. फार्मिंग इनएक्सपेंसिव है और इंक्रीज डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ड्यू टू सेफ्टी ऑफ फूड, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सो बेनिफिट्स की बात करें तो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हेल्थियस्ट एंड टेस्टियस्ट फूड है, इनकम जनरेट करता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है. जैसे कि हम बता सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ करता है, एक्सपोर्ट के द्वारा हम बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है. बट येट दे आर स्टिल लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि इसका आउटपुट जो है वो कम है, प्राइस थोड़ा सा हायर है, अवेयरनेस इतनी नहीं है और शॉर्टर शेल्फ लाइफ है. क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जनरली एक हायर प्राइस डिमांड करते हैं क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बने और बहुत हेल्दी होते हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर है क्योंकि उसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया होता है. लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर प्रोसेस
जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से बने होते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएट किया गया था उस इन्वायरमेंटल सफरिंग को जवाब देने के लिए जो हमें केमिकल पेस्टिसाइड और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा था. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. From learning about how a biodiverse diet can enhance human health to the spontaneous sharing of songs and cultural traditions from the participants. Incorporating the principles from Gandhi, students move from the personal to the political. For example, each morning begins with Shramdan. It's an opportunity for each individual to provide service to their community. The course is designed to provide in-field practical experience. Lectures on the foundational aspects of agroecosystem. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हम सिंथेटिक कंपाउंड्स को अवॉइड करते हैं और उनका यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड लाइवस्टॉक फीडिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कोई आर्टिफिशियल हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं, और केटल्स को खिलाने के लिए और उनकी फीडिंग के लिए भी कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बजाय नेचुरल प्रैक्टिस से ही फार्मिंग करते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्रॉप रोटेशन किया जाता है, क्रॉप रेसिड्यूज़ को यूज़ किया जाता है, मींस हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल्स बच जाते हैं, जो प्लांट पार्ट्स बच जाते हैं, उसे यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एनिमल मैन्योर्स, लेग्यूम्स, ग्रीन मैन्योर्स, ऑफ फार्मिंग वेस्ट, मैकेनिकल कल्टीवेशन, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी और टिल्थ को बढ़ा सके. नेचुरल मेथड से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, और इंसेक्ट्स, वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को यूज़ किया जाए, जैसे कि प्रीडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स. और यहाँ पर हम केमिकल्स को पूरा अवॉइड करते हैं. सो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग को सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम बिना कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, केवल नेचुरल मेथड से और किसी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके ही हम प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और एनिमल्स की भी रियरिंग कर सकें. सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और हम कौन कौन से मेथड्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं, समझते हैं. सबसे पहला है ग्रीन लीफ मैन्योर. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम ग्रीन लीफ मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं. ग्रीन लीफ मैन्योर में जैसे कुछ प्लांट्स आते हैं, नीम या फिर सनहैम्प, इन प्लांट्स को हम एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद सेकंड है वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल में प्रेजेंट जो वॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस से कन्वर्ट करते हैं, उसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. सो इसको हम फील्ड में यूज़ करते हैं. इसके बाद थर्ड है मैन्योर्स. मैन्योर्स मीन खाद जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनता है. नाउ फोर्थ है बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं एजोस्पाइरुलम एंड राइजोबियम. बायो फर्टिलाइज़र सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग करता है. तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एजोस्पाइरुलम और राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. इसके बाद फिफ्थ है एनिमल हस्बेंड्री. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एनिमल की रियरिंग भी करते हैं, मींस लाइव स्टॉक का पालन करना और उनको रेजिंग करना. इसके बाद सिक्स्थ है क्रॉप रोटेशन.
जब किसी फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटिवली लगाई जाती है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और बोल सकते हैं कि वहाँ की सॉइल इम्प्रूव हो जाती है। सो क्रॉप रोटेशन मेथड को भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं। सो ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है समझते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंज्यूमर की हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को कोई हार्म नहीं करता है क्योंकि उसमें किसी भी टाइप के केमिकल्स का कंटेमिनेशन नहीं होता है। सो ये एक प्योर प्रोडक्ट है जिसे कोई भी कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेनेबल मेथड है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे कंजर्व करता है। यहाँ पर जैसा कि हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। सो सॉइल की क्वालिटी भी यहाँ पर मेंटेन रहती है और सॉइल डिग्रेड होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एम होता है कि वो कंज्यूमर को गुड क्वालिटी का फूड सप्लाई करे। मींस यहाँ पर कंज्यूमर और जो फार्मर होता है उसके बीच में एक फेयर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक ट्रेडमार्क लगा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक फेयर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ केयर। सो ऑर्गेनिक फार्मर्स कंज्यूमर की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मर्स बोल सकते हैं कि वो कंज्यूमर्स की केयर करते हैं। इसके अलावा वो एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करते हैं। सो दिस ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, क्या मेथड्स होते हैं समझते हैं। फर्स्ट है लैंड एंड क्रॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले फार्मर्स को कन्वेंशनल लैंड को ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की फर्स्ट स्टेप है। मींस जब भी किसी फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो उसे अपना जो पहले वाला लैंड है उसे ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ सेकंड है फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग। मींस जो भी फार्मर्स की फील्ड में वेस्ट है, मींस हार्वेस्टिंग करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बचता है उसे कैसे रिसाइकल करना है और रीयूज़ करते हैं। नाउ थर्ड है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट। यहाँ पर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मर वीडिसाइड जैसे केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे वो कुछ नेचुरल मेथड से ही उन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वो मल्चिंग कर सकते हैं। नाउ फोर्थ है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स कुछ प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स को यूज़ करते हैं। मींस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, न कि किसी फिजिकल केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। मींस यहाँ पर फार्मर्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी केमिकल्स अप्लाई नहीं करता है। नाउ फिफ्थ है बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड बायो हर्बिसाइड्स। सो वही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर फार्मर्स को वीड्स को कंट्रोल करना है और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए वो बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो हर्बिसाइड्स को यूज़ करेगा, न कि वो किसी केमिकल को यूज़ करेगा। नाउ सिक्स्थ है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसा कि हमने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पेस्ट, इंसेक्ट्स,
वीड्स सबको कंट्रोल करना होगा और बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करता है। लेकिन इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सो फार्मर्स को न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए वो मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स जैसे यूज़ कर सकता है। नाउ 7th है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस एट्सेट्रा। सो ये थी बेसिक स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी और हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन एम होता है कि वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी के फूड को प्रोड्यूस कर सके। सेकंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें लाइफ एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हैं, वो भी बिना एक दूसरे को हार्म किए हुए। नाउ थर्ड है टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक मेंटेन रहती है और सॉइल डिग्रेड नहीं होती है। नाउ फोर्थ है टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशंस। मीन्स एग्रीकल्चर में होने वाले जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सभी टाइप के पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। नाउ फिफ्थ है सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करने के लिए। सॉइल और वाटर को कंजर्व करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जो फिर से रीयूज़ और रिसाइकल्ड हो सकते हैं। नाउ सेवेंथ है टू प्रमोट हेल्दी यूज़ एंड प्रॉपर केयर ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ऑल लाइफ देयर इन। मीन्स वाटर में रहने वाले वाटर रिसोर्सेज और वाटर की जो लाइफ होती है उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मीन्स जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं तो उसमें जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो वाटर रिसोर्सेज में जाके वाटर को पल्यूट करता है और वाटर में जो लाइफ रहती है, वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए वो टॉक्सिक होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वाटर रिसोर्सेज और वाटर लाइफ फॉर्म्स की केयर करते हैं। सो ये सभी थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद अब हम एडवांटेजेस समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं और पोल्यूशन को भी कम करते हैं। सेकंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करता है। नाउ थर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम रिसोर्सेज को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें लंबे समय तक बचाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेनेबल मेथड है। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करता है। नाउ फोर्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि ग्रेन्युलेशन एंड गुड टिल्थ, जबकि सॉइल डिग्रेडेशन को ये बिल्कुल अवॉइड करता है। नाउ फिफ्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम फील्ड में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो कुछ समय के बाद सॉइल डिग्रेड होने लग जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है। नाउ सिक्स्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉल्यूशंस को कम करता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट और मैन्योर में कन्वर्ट कर लेता है और उसे फिर से रीयूज़ और रिसाइकल्ड करते हैं।
नाउ सेवेंथ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, जिससे ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में किसी भी टाइप का केमिकल रेसिड्यूज नहीं होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो उसमें केमिकल रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो फील्ड में एग्रीकल्चर करने के लिए जो फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसके केमिकल रेसिड्यूज उस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होता है और वो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है, जब हम कन्वेंशनल लैंड को ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ सालों तक क्रॉप लॉस होना फिक्स्ड है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें कन्वेंशनल लैंड को ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम कन्वेंशनल लैंड को ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करेंगे तब क्रॉप लॉस होता है। सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर मार्केट डेवलप नहीं हुआ है। हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी तक भी ज़्यादा फार्मर्स यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई बायोलॉजिकल प्रीडेटर्स का यूज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रीडेटर्स मिलना इजी नहीं होता है, क्योंकि कन्वेंशनल लैंड में जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो उससे उस फील्ड में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स कम होने लग जाते हैं और उन्हें रिकवर होने में 1 to 2 ईयर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्रॉप लॉस होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम जो इनपुट यूज़ करते हैं जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वो कम अवेलेबल होते हैं और क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी कम अमाउंट होता है, इसीलिए हमें इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम यूरिया जैसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो इनमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं अगर हम कंपोस्ट और मैन्योर या फिर बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो उन न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें उन्हें काफ़ी बल्क क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है और बल्क क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होना इतना पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, My hope is that you will go away with deep knowledge that contributes to your personal paradigm shift, but also to a paradigm shift in society. As you become the seeds of change in any place in the food web, which is so rich and so complex. You could become a seed saver, you could become an agronomist, you could become an organic farmer, you could become a chef, you could become a nutritionist, you could become an activist. Every one of those steps, you will be better equipped. Coming to the A to Z. Definition: Organic farming is agricultural system that uses ecologically based pest controls and biological fertilizers derived largely from animal and plant wastes and nitrogen fixing cover crops. Organic farming always support the environment, so anything which is harmful to nature is avoided in organic farming. Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystem and people. Organic farming relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions rather than the use of inputs with adverse effect. Organic agriculture combines
tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved. Organic farming involves holistic production systems that avoids the use of synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms, thereby minimizing their deleterious effects on environment. Now, let us see history of organic farming. It is obvious that almost the entire history of agriculture consists of what would be now termed as organic farming. As in previous centuries, there was no technology to modify natural food by chemical pesticides, genetic manipulation, etc. Organic farming is very ancient as the agricultural practice has started 10,000 years ago. During that period, there were no chemical fertilizers, so farming system existed was along with crops and animals husbandry. Organic farming is an oldest practice dating back to Neolithic age practiced by ancient civilizations like Mesopotamia, Hongho Basin, etc. Organic farming is not new to India also, as scripts of Ramayana, Mahabharata mentions some practices like cow manures and other manures. These ancient Indian manuscripts describe the importance of dead and decaying matter in nourishment of life and soil fertility. As well as Kautilya Arthashastra mentioned manures like oil cake as well as excreta of animals. Brihad Samhita by Varaha Mihir described how to choose manures for different crops and the methods of manuring. Similarly, green manure is described in Atharvaveda. It is stated that to cause healthy growth, plants should be nourished by dung of goat, sheep, cow, water as well as meat. Later on, in modern civilization, organic farming was reintroduced in developed countries from 1924. That was era of emergence of organic farming in modern period. Now we will study the concept of organic farming. Organic farming uses nature as a model for the agricultural systems, recycling nutrients, encouraging natural predators to manage pest, increasing pest densities to block weeds. Organic farmers don't merely substitute non-toxic materials for pesticides and fertilizers, but rather consider the farm as an integrated entity with all parts interconnected. Organic farms do not consume or release synthetic pesticides, chemicals into the environment, some of which have the potential to harm soil, water, and local terrestrial and aquatic wildlife. Organic farming is based on maintaining a live soil with a diverse population of micro and macro soil organisms. A common phrase used to characterize organic farming is feeding the soil, not the plant. So here in this photograph we will see the difference between organic fertilizers and synthetic fertilizers. Synthetic fertilizers, they are feeding the plant, and so therefore the nutrients, they are made available to the plant only. Whereas the organic fertilizers, they are not feeding the plant but they are feeding the soil. These organic fertilizers, they add organic matter as well as the plant nutrients. This organic matter is also provides some of the soil nutrients on which the microorganisms are grown, and these microorganisms, these are helpful for the plants for the nourishment. So with this we can understand that organic fertilizers, they are more useful than the synthetic fertilizers. In this photograph we can see that many macro as well as the microorganisms, they are present in the soil, and in organic farming proper care is taken of all these organisms. Organic matter is maintained in the soil through the addition of compost, animal manure and green manures, and the avoidance of excess tillage and nitrogen applications. Dear friends, it may be questioned in your mind that what organic farming does. We will see one by one. It protects the environment, minimize soil degradation and erosion, decrease pollution, optimize biological productivity and promote a sound state of health,
maintain long-term soil fertility by optimizing conditions for biological activity within the soil, maintain biological diversity within the system, recycle materials and resources to the greatest extent possible within the ecosystem, provide attentive care that promotes the health and meets the behavioral needs of livestock, prepare organic products emphasizing careful processing and handling methods in order to maintain the organic integrity and vital quantities of the products at all stages of production, rely on renewable resources in locally organized agricultural systems. Now we will see why organic farming is needed. Agriculture is the most important sector as majority of the population in developing countries including India depends on agriculture directly or indirectly. So it is also very important for economic and social development of most developing countries. It is predicted that the world population will certainly double by the middle of the 21st century, leading to burden on land and other natural resources. In general, chemical fertilizers and pesticides are used for increasing agricultural productions. Its extensive use contributes largely to pollution and deterioration of the environment. It leads to loss of soil fertility and adversely impacted agriculture productivity and causes soil degradation. The chemicals used are causing many problems of health to human and other organisms. So in this photograph we can see that how the pesticides have hazardous effect on human being. The hazardous effects of the pesticide on health can be it negatively impacts central nervous system, causes eye irritation, hormonal imbalance as well as cancer, liver damage, skin irritation as well as reproductive effects in human being. Hazardous effect of chemical fertilizers, pesticides and other chemicals are well known now, so people all over the world are moving towards the organic farming. Now we can see the pesticide cycle. When the pesticide is sprayed on the crop, some amount of the pesticide it is absorbed by the crop, but majority of the pesticide it is leached below root zone by rain or irrigation. Some part is degraded by bacterial oxidation or chemical hydrolysis. Part of pesticides they are others to the soil particles, while part of pesticides shows surface runoff to the lakes as well as the rivers, and they are leached to the water resources and causing water pollution. Here they are causing the land pollution, and part of the pesticides they are vaporized to the atmosphere causing the air pollution. They are also degraded by the ultraviolet light, and later on with the rain they are deposited by rainfall. So this is the pesticide cycle which shows the negative effects of the pesticides on ecosystem. These are references. Thank you.